आज हम कवर करने वाले हैं मुगल काल, वो भी कंप्लीट मुगल काल कवर करेंगे। हम बाबर से शुरू करेंगे, 1526 में बाबर आया था और 1857 तक यानी कंप्लीट मुगल काल कवर करेंगे। हम एक एक करके कवर करेंगे। हम सबसे पहले बाबर को, उसके बाद हुमायूं को, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब और फाइनली हम ऐसे चलते चलते लास्ट में पहुंचेंगे मुगल काल के अंतिम शासक तक। और इनसे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस एग्जाम से पूछे गए हैं अभी तक प्रीवियस ईयर्स में, वो सारी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है बाबर। बाबर 1526 में आया था और 1530 तक रहा था, क्योंकि 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। फिर बाबर का पुत्र था हुमायूं। हुमायूं के दो शासनकाल आपको देखने पड़ेंगे, एक 1530 से 1539 तक के और दूसरा फिर 1555 से 1556 तक के, क्योंकि 56 में मतलब हुमायूं की जो थी वो मृत्यु हो जाती है। फिर आप अकबर को देखेंगे 56 से लेकर के 1605 तक के। फिर जहांगीर का पूरा हम शासनकाल कवर करेंगे 1605 से 1627 तक। फिर शाहजहां देखेंगे 1627 से 1658 तक। फिर औरंगजेब 1658 से 1707 तक। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काल है और 99.99 प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं मुगल काल के। हाँ, लेकिन हम ये लास्ट का कुछ पोर्शन कवर करेंगे जहां से इक्का दुक्का प्रश्न यदा कदा पूछ ले जाते हैं, तो हम इसे भी कवर कर लेंगे ताकि टॉपिक आपका एकदम कंप्लीट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं। मुगल शासक वस्तुतः थे, वैसे तो मुगल अफगानिस्तान से आए थे, क्योंकि बाबर की जो कबर है वो कहाँ है, काबुल में है। लेकिन ये खुद कहते थे कि हम तुर्क हैं, तो ये चगताई तुर्क थे। तो जैसा ये बोलते तो वैसा हम भी करेंगे, और हमारी किताबें कहती हैं ये चगताई तुर्क थे। और एग्जाम में प्रश्न आएगा तो आपको क्या लगाना है, चगताई तुर्क। इंपॉर्टेंट है, तुर्क ऑप्शन में दिया होगा तो आप लगाइएगा। तो मुगल शासक मुख्यतः क्या थे, तुर्क थे। प्रश्न नंबर 2 है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो भारत में अगर देखें तो मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, बाबर ने की थी। किसने की थी, बाबर ने की थी। बाबर की बात कर लेते हैं। तो बाबर बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। 14 फरवरी सन 1483 में इसका जन्म हुआ था फरगना में। फरगना कहाँ, काबुल में। और ये 14 मतलब जब ये 14 वर्ष का हो गया था तभी से इसने अपनी एक सेना रख ली थी। करीब 450 लोगों की अपनी खुद की सेना बना ली थी, सिर्फ और सिर्फ 14 साल की एज में। तो काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी था और आसपास पड़ोस की जो राज्य हुआ करते थे उन पर ही हमला करना भी शुरू कर चुका था। पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा टू। और पिता की तरफ से अगर देखा जाए बाबर, तो ये तैमूर का वंशज था। वही माता का नाम था कुतुलुग निगार खानम और माता की तरफ से ये चंगेज खान का वंशज था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब हम देखेंगे किस मुगल शासक ने भारत में ओटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था। तो ओटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था बाबर ने। किसने अपनाया था, बाबर ने अपनाया था। अभी आप सोच रहे होंगे सर ये ऑटोमन पद्धति क्या है। तो ऑटोमन पद्धति क्या होती थी, ये जिस भी सेना से युद्ध करते थे उसको चारों तरफ से घेर के मारते थे। पहले अपनी सेना को एक टुकड़े में बांट लेते थे कि लेफ्ट वाली, राइट वाली, बीच वाली, और इस तरह से क्या करते थे, अपनी सेना को ऐसे अरेंज करते थे कि वो जो एनिमी होता था उसकी सेना को चारों तरफ से घेर लेते थे और घेर के मारते थे। और ये कम सेना भी हो ना तब भी बड़ी से बड़ी सेना पे भारी पड़ जाते थे। तो ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था बाबर ने। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया और ऐसे जितने भी प्रश्न आप देखेंगे सारे ही प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वर्ष 1526 में। कब हुआ था, 1526 में हुआ था। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। टेक्स्ट बुक ने अभी एक सेल शुरू की है, उम्मीद की किरण सेल। और इस सेल के अंतर्गत जो 699 रुपए का ईयरली टेक्स्ट बुक का पास प्रो था वो अभी आपको मिल जाएगा जस्ट 608 रुपए में। अगर आप मेरा कूपन कोड अप्लाई करेंगे ट्रिक, यानी यहां पर अभी आपको मिल रहा है 13% का ह्यूज डिस्काउंट। अगर अभी तक आपने मॉक टेस्ट लगाना नहीं शुरू किया है तो आप मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, क्योंकि उससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि एग्जाम में कैसा पेपर आता है। और मैं फिर से बोलूंगा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर ही अपना मेन फोकस रखिएगा। मैंने भी टेक्स्ट बुक को ही प्रीफर किया था और आपको भी रिकमेंड करता हूं आप टेक्स्ट बुक ही ले। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, वहां पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और कूपन कोड याद रखिएगा ट्रिक, और मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा क्योंकि ये आपके सिलेक्शन में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है।
बढ़ते हैं आगे। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का युद्ध हुआ था। देखिए, इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था, ये याद रखिएगा। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। और ये इब्राहिम लोदी को मारने के लिए बाबर आया क्यों? दरअसल बाबर एक लुटेरा था, इसका पर्पज ही नहीं था भारत में आके राज करने का। इब्राहिम लोदी का कजिन ब्रदर था दौलत खान लोदी। तो दौलत खान लोदी जो था वो इब्राहिम लोदी से उसकी कुछ तनातनी हो गई थी। तो उसने क्या किया, बाबर को लेटर लिखा कि आओ भाई भारत में और लूटपाट करो और इब्राहिम लोदी को मारो। तो बाबर आ गया और बाबर ने लूटपाट की, इब्राहिम लोदी को तो मारा, लेकिन वो गया नहीं लूटपाट करके, वो यहीं रुक गया। और आखिर में क्या हुआ, कई सारे युद्ध लड़े बाबर ने बैक टू बैक हर साल। 1526 में आया था बाबर और लगातार जब तक ये यहाँ रहा युद्ध ही करता रहा और हर साल एक युद्ध जीतता भी रहा। अगला युद्ध है खानवा का युद्ध, किसके बीच हुआ था? तो ये खानवा का युद्ध है, ये किसके बीच हुआ था? तो ये बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था और इसमें भी बाबर की ही जीत हुई थी। खानवा का युद्ध हुआ कब था? तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। कब हुआ था खानवा का युद्ध? 1527 में। चंदेरी का युद्ध ये कब हुआ था? अब 1528 में हुआ था चंदेरी का युद्ध। कब हुआ था? 1528 में। अब चंदेरी के युद्ध की अगर बात करें तो ये 29 जनवरी सन 1528 ईस्वी में मुगलों और राजपूतों को मध्य लड़ा गया था। खानवा युद्ध के पश्चात राजपूतों की शक्ति पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी, इसलिए बाबर ने चंदेरी का युद्ध शेष राजपूतों के खिलाफ लड़ा था और इस युद्ध में राजपूतों की सेना का नेतृत्व मेदिनी राय ने किया था। तो याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि चंदेरी का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो आपको ऑप्शन में मिलेगा बाबर और मेदिनी राय के बीच में ये चंदेरी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1528 में हुआ था। घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो घाघरा के युद्ध में बाबर ने अफगान सेना को हराया था जिसका नेतृत्व महमूद लोदी ने किया था। और घाघरा का युद्ध हुआ कब था? तो ये वर्ष 1529 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1529 में ये घाघरा का युद्ध हुआ था। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे जो 1526 में आया था और 1529 तक ये लड़ता ही रहा था। अगला प्रश्न है बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो अगले ही साल 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। और ऐसा नहीं है कि किसी युद्ध में मारा गया था, बाबर इसकी नेचुरल डेथ ही हुई थी। तो 1526 में आया, युद्ध किया, 1527 में युद्ध किया, 1528 में युद्ध किया, 1529 में युद्ध किया और फिर ये 1530 में मर गया। तो आपने सुना भी होगा, मैं आपको याद भी दिला देता हूं, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, है ना, घर गया और मर गया, है ना। ये याद करने की टेक्निक है और मोस्टली लोगों को याद भी होगा, बहुत ही प्रचलित टेक्निक है ये वाली। तो 1526 में आया तो पानीपत का प्रथम युद्ध, पानी पिया। 27 में खाना खाया, मतलब कि खानवा का युद्ध है। तीसरा 28 में चांद देखा यानी चंदेरी का युद्ध। 29 में घर गया यानी कि घाघरा का युद्ध, ठीक है, और फिर मर गया। 30 में क्या हुआ? मर गया। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और ये टेक्निक इंपॉर्टेंट, इससे आप याद रख पाएंगे। अगला प्रश्न है बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी थी? और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी सारे लोग इसके आंसर गलत करेंगे मुझे पता है। दरअसल इसने तुर्की भाषा में लिखी थी। देखिए, फारसी भाषा में, देखिए अगर मैं बताऊं तो 95% तक चीजें जो थी मुगल काल में फारसी भाषा में थी। आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कि मुगल काल की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी, तो आप बताएंगे फारसी थी। लेकिन बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी वो तुर्की भाषा में लिखी थी, इसीलिए बाबर की जो तुजुके बाबरी है इसकी भाषा हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। तो याद रखिएगा, तुर्की भाषा में तुजुके बाबरी बाबर ने लिखी थी। वह कौन सा शासक था जिसे पहले आगरा में दफनाया गया था और बाद में काबुल में दफनाया गया था? तो ये इकलौता ऐसा शख्स था, ऐसा शासक था जिसे 2 बार दफनाया गया। जब इसकी मृत्यु हुई तो इसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था और बाद में इसे काबुल में दफनाया गया था। तो ये था बाबर। देखिए, पहले जब मृत्यु हुई तो आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, लेकिन बाबर की क्या एक विल थी, इसने अपना लिख के रखा था कि जब भी ये मरे तो इसको फाइनली जो है काबुल में जहां इसका जन्म स्थान है वहीं पर दफनाया जाए। तो लोगों ने ऐसा ही किया, फिर इसको वहां से निकाल करके इसको काबुल ले जाया गया और वहां पर इसकी कब्र बनाई गई। प्रश्न नंबर 14 है,
कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध 26 में हुआ, सही है। खानवा का युद्ध 27 में, वो सही है। घाघरा का युद्ध पानी पिया खाना खाया, देखिए वैसे ही आ रहा है ना, आपको ये चीज याद रखनी होगी। तो पानी पिया खाना खाया चांद देखा, तो चांद देखा, तो चंदेरी होना चाहिए था भाई साहब यहाँ पे, है ना। तो ये तो गलत हो गया। तो चंदेरी का युद्ध ये यहाँ पे होना चाहिए, ये गलत है। तो चंदेरी का युद्ध हुआ 1500 बोल रहा हूँ 1528 में, ठीक है। और चांद देखा घर गया, तो ये घर गया फिर 30 में मर गया, तो ये वाला गलत है, ये वाला सही है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पानी पिया खाना खाया चांद देखा घर गया मर गया, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है, बाकी हमारे सारे ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न लेने से पहले बाबर का हम करेंगे रिवीजन। तो देखिए 1526 से 1530 के बीच कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए बाबर से, वो हैं। तो बाबर का जन्म कब हुआ था? तो 1483 में फरगना अफगानिस्तान में हुआ था। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर था। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को। 27 में खानवा का युद्ध लड़ा था, राणा सांगा को हराया था। 28 में चंदेरी का युद्ध लड़ा था और मेदिनी राय को हराया था। किसको हराया था? मेदिनी राय को हराया था 28 में। और फिर 29 में घाघरा का युद्ध लड़ा था और अफगान सेना को हराया था, जिसमें महमूद लोदी ने नेतृत्व किया था। 30 में बाबर क्या हुआ था? मर गया था, ठीक है, 30 में मर गया था। और बाबर ने तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में लिखी थी। बाबर को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में काबुल में ले जा करके इसके चुनिंदा स्थान पे जिसने अपनी विल में लिखा हुआ था वहां पर दफनाया गया था। तो याद रखिएगा, ये हमने बाबर से रिलेटेड सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। अब बढ़ेंगे हम हुमायूं की तरफ, जो कि बाबर का लड़का था। ऐसे बाबर के 4 लड़के थे, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो हुमायूं किसका पुत्र था? प्रश्न पहला यही है, हुमायूं बाबर का पुत्र था। किसका? बाबर का। निम्नलिखित नामों में से कौन हुमायूं का भाई नहीं था, यानी कि बाबर का लड़का नहीं था? तो ये था उस्मान। कौन? उस्मान, ठीक है। हुमायूं के 3 और भाई थे, एक था कामरान, एक था अस्करी और एक था हिंदाल। तो ये 4 भाई थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। कब हुआ था चौसा का युद्ध? 1539 में। और ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, और जिसमें शेरशाह सूरी ने पटक के मारा था हुमायूं को, ठीक है, बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो 1540 में कन्नौज का युद्ध। अब 1539 में इसने पहले तो हराया, ठीक है, चौसा के युद्ध में। तो ये चौसा के युद्ध में जब हराया, तो ये जो था हुमायूं, ये भाग गया। कहां भाग गया? ये भाग गया कन्नौज की साइड में। कहां भाग गया? कन्नौज की साइड में। लेकिन शेरशाह सूरी ने कहा कि मैं तो तुमको छोड़ूंगा नहीं, तो इसने इसको दौड़ा दिया। और फाइनली 1540 में इसने पकड़ा कन्नौज में, और फिर हुआ कन्नौज का युद्ध, ठीक है। कहा हुआ? कन्नौज का युद्ध हुआ। तो कन्नौज का युद्ध, इसको कभी कभी बिलग्राम का युद्ध भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में वर्ष 1540 में हुआ था कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध, और इसमें भी शेरशाह सूरी की ही जीत हुई थी। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने किस वर्ष सरहिंद के युद्ध के बाद सत्ता हासिल की थी? अब 1540 में कन्नौज का युद्ध भी शेरशाह सूरी ने जीत लिया था, लेकिन शेरशाह सूरी की 1545 में हो गई थी मृत्यु, ठीक है। उसके बाद इसके वंशज आए और फिर फाइनली अब इसकी मृत्यु हो गई थी। तो हुमायूं ने क्या किया? अपने बाकी तीनों भाइयों के साथ मिल करके आक्रमण किया। कब? वर्ष 1555 में। कब किया? 1555 में आक्रमण किया और युद्ध हुआ सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच में हुआ था। किसके? सिकंदर सूरी के बीच में हुआ, जो कि वंशज था शेरशाह सूरी का। और इसमें सिकंदर सूरी को हुमायूं ने हरा दिया, क्योंकि हुमायूं अपने तीनों भाइयों के साथ मिल करके लड़ा था और सिकंदर सूरी को उसने हरा दिया, और फाइनली इसने 1555 में अपनी सत्ता फिर से हासिल कर ली थी। तो किस मुगल शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसल कर गिरने से हुई थी? तो ये किसकी मृत्यु हुई थी? हुमायूं की। दरअसल हुमायूं ने एक वो था पुस्तकालय, उसका नाम था शेरे मंडल पुस्तकालय। क्या था? शेरे मंडल पुस्तकालय नाम था, शेरे मंडल पुस्तकालय। उसकी सीढ़ियों से उतर रहा था, मतलब लाइब्रेरी थी, और वहीं से वो फिसला सीढ़ियों से और इसकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, किसने हुमायूं की आत्मकथा हुमायूं नामा लिखी थी? तो ये लिखी थी इनकी बहन ने, जिनका नाम था गुलबदन बेगम। क्या? गुलबदन बेगम। अब हुमायूं से रिलेटेड सारे पॉइंट्स हम एक बार रिवाइज करेंगे। तो 1530 से
1556 तक के पूरा हम रिवाइज करेंगे। ऐसे 2 शासनकाल थे। तो हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं के साथ 2 लड़ाइयां लड़ी, मेनली 2 लड़ाइयां, ठीक है, मेनली यही पूछी भी जाती है। तो चौसा का युद्ध हुआ था, ये आपका हुआ था 1539 में। दूसरा कन्नौज की लड़ाई थी जो कि 1540 में हुई थी, इसमें हुमायूं की हार हुई थी, दोनों में ही हुमायूं की हार हुई थी। फिर अगर देखेंगे तीसरा जो था 1555 में सरहिंद का युद्ध, इसमें सिकंदर सूर था, वो हार गया था और फिर हुमायूं ने क्या किया था, अपनी सत्ता फिर से प्राप्त कर ली थी। तो हुमायूं की मृत्यु जी थी वो हो गई थी 1556 में, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर गया था, शेर मंडल पुस्तकालय नाम था। और हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम, इसने हुमायूं नामक की रचना की थी। इतने पॉइंट्स हुमायूं से हमेशा पूछे जाते हैं। पढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। किस शासक ने पहले हजरते आला की उपाधि धारण की थी? अब हम बात करेंगे शेरशाह सूरी को। तो शेरशाह सूरी ने सबसे पहले हजरते आला और उसके बाद सुल्तान की उपाधि धारण की थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किस शासक ने चांदी का सिक्का शुरू किया था? तो चांदी का सिक्का सबसे पहले चलाया था शेरशाह सूरी ने। अरे सोने का सिक्का भी चलाया था, लेकिन सोने से पहले इसने चांदी का सिक्का चलाया था और वहीं से रुपया की शुरुआत हुई थी। जब शेरशाह सूरी ने चांदी का सिक्का चलवाया था तो इसका नाम दिया था रुपया, और आज भी हमारे यहाँ जो मुद्रा का नाम है वो रुपया है। तो याद रखिएगा, शेरशाह सूरी की देन है ये नाम। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई कहाँ हुई थी? तो ये कालिंजर किले में हुई थी। ये भाई साहब गए थे आक्रमण करने। शेरशाह सूरी बहुत बड़ा तोपची भी था, तो और इसके पास बहुत सारे तोप भी थे। तो ये गया था आक्रमण करने। एक बहुत बड़ा सा महल था, ठीक है, बहुत बड़ा सा महल था और उसकी दीवार थी बड़ी ऊंची। तो इन्होंने क्या किया भाई साहब, तोप से मारा यहाँ पे गोला। तोप का गोला गया, दीवार से टकराया और फिर से यहीं पे आ गया। और ये यहाँ पे कौन खड़ा था? यहाँ पर खड़े थे शेरशाह सूरी, और इनका तोप का गोला वापस इन्हीं के पास आया और यही उड़ गए। ठीक है, अब उड़ गए तो फिर बात ही खत्म हो गई। तो शेरशाह सूरी जो है इसकी मृत्यु हुई थी कालिंजर किले में। कालिंजर किले को इन्होंने जीत तो लिया था, जीत तो लिया था, लेकिन फाइनली इनकी मृत्यु हो गई। कहते हैं जो तोप का गोला था ये गिरा था वहां जहां पर बाकी के गोले रखे थे, और वो सारे ही गोले दगने शुरू हो गए थे, और उसी की वजह से शेरशाह सूरी मर गया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर है? तो सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कहां है? सासाराम में है। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी ये भी याद रखिएगा, 1545 में कालिंजर किले को जीतने के दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी। किस स्मारक का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था? तो दिल्ली की है किलाए कुहना मस्जिद। इसको कहीं कहीं पे आपको पुराना किला लिखा हुआ मिलेगा, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, इसको पुराना किला के नाम से जाना जाता है। और या फिर कभी कभी आपको किला कुहना भी लिखा हुआ मिलता है। तो इस मस्जिद का निर्माण जो है वो शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने करवाया था? अभी मैंने आपको बताया शेरशाह सूरी ने कराया था। किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? पट्टा मतलब जो जमीन के कागज होते थे उसको कागज बना के दे दिया जाता था। तो एक तरह से क्या होता था, मतलब ये अपनी जमीन देता था और उस पर खेती करता था और कबूलनामा ले लेता था। ठीक है, तो इस तरह से तो ये पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न है, किसने पूर्वी बंगाल से लेकर के पेशावर तक के सड़के आजम का निर्माण करवाया था, जिसको आजकल आप लोग जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं। इसका निर्माण जो है शेरशाह सूरी ने कराया था। इसको सड़के आजम बोलते हैं, द लॉन्ग वॉक भी बोलते हैं ना, काफी सारे नाम हैं इसके, उत्तर पथ भी बोलते हैं। तो ये कई सारे नामों से जानी जाती है। इसका निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। पूर्वी बंगाल मतलब कि बांग्लादेश से लेकर के ये पाकिस्तान के पेशावर तक बनाई थी, भारत से होते हुए ही जाती है पूरी इस तरह से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? अब हम आ जाएंगे अकबर के पास। तो ये पानीपत का दूसरा युद्ध जो लड़ा गया था वो लड़ा गया था वर्ष 1556 में। और जब 1556 में ये युद्ध लड़ा गया, मैंने आपको बताया था 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई थी और हुमायूं का बेटा है अकबर। जब 1556 में युद्ध हुआ था तो अकबर मात्र 14 साल का था। अब ये युद्ध लड़ा किसने था? तो ये लड़ा था इसके संरक्षक बैरम खान ने। किसने लड़ा था? बैरम खान ने लड़ा था। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था। तो कभी कभी आपको ऑप्शन में दे देगा कि हेमू, क्या हेमू प्लस अकबर के बीच में हुआ था, हेमू प्लस अकबर के बीच में हुआ था, और कभी कभी मिलेगा हेमू और बैरम खान के बीच में हुआ था। तो बिल्कुल कंफ्यूजन होने की जरूरत
नहीं है। अगला प्रश्न है कि इसने 1572 में गुजरात विजय पर फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। जब गुजरात विजय हुई थी अकबर की 1572 में, अकबर ने करवाया। कई बार पूछा गया, कई बार ये सन पूछा गया। प्रश्न नंबर 32 है, किसने 1582 में दीन-ए इलाही की शुरुआत की थी? तो दीन-ए इलाही की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने की थी। ठीक है, किसने की थी? अकबर ने की थी। अगला प्रश्न है, दीन-ए इलाही को स्वीकार करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? पहला और आखिरी एकमात्र व्यक्ति बीरबल थे। कौन? बीरबल ने ही दीन-ए इलाही को अपनाया था। देखिए, दीन-ए इलाही क्या एक तरह का आप बोल सकते हैं, एक संप्रदाय बनाया था अकबर ने, और इसने कहा था ये सभी धर्म लोग, कोई सा भी धर्म आकर के, मतलब किसी भी धर्म के लोग इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, और इसमें सभी धर्म को मान्यता दी गई थी। मतलब सभी की रिस्पेक्ट करो, इस तरह का एक धर्म बनाया था दीन-ए इलाही। तो बीरबल ने इसको सिर्फ अपनाया था, बाकी किसी ने नहीं अपनाया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1576 में। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। अच्छा, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ किसके बीच में था? तो ये महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। महाराणा प्रताप और कभी कभी आपको एग्जाम में लिखा मिलेगा अकबर के बीच में हुआ था। दरअसल ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच ना होकर के अकबर के सेनापति मानसिंह के बीच में हुआ था। देखिए महाराणा प्रताप बहुत महान शक्ति थे, ठीक है, तो अकबर ने खुद इनसे सीधी फाइट नहीं की थी। ये क्या थे? राजपूत थे। तो इसने अकबर ने क्या किया, अपने सेनापति को भेजा जो कि जोधाबाई का भतीजा था। ठीक है, जोधाबाई का भतीजा था, यानी जोधाबाई बुआ थी मानसिंह की। और ये मानसिंह जो थे ये उस वक्त क्या थे, ये वहां के कमांडर थे। ठीक है, सेना के कमांडर थे। तो अकबर ने इनसे कहा कि आप जाइए और मोर्चा संभालिए, ये युद्ध आप लड़िए। और फाइनली मानसिंह और महाराणा के बीच में ये युद्ध हुआ था और मानसिंह की जीत भी हुई थी। तो याद रखिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध कभी कभी अकबर लिखा हुआ मिलेगा आपको एग्जाम में, कभी कभी मानसिंह। तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, अकबर आएगा तो अकबर टिक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूत के किस ग्रह से स्थापित किए थे? तो कछवाहों से स्थापित किए थे। किससे? कछवाहों से। तो याद रखिएगा, ये कछवाहा राजा थे भारमल। कौन थे? भारमल थे। और इन्हीं की पुत्री थी हरखाबाई, जिन्हें आप जोधाबाई के नाम से भी जानते हैं। दरअसल जोधाबाई की उपाधि दी गई थी हरखाबाई को, और हरखाबाई की शादी किससे हुई थी? अकबर से हुई थी, जो कि कछवाहा राजा भारमल की पुत्री थी। अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था? ऑब्वियसली अकबर ने ये काम किया था और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। जाति प्रणाली किसकी उपज थी? अकबर की ही ये उपज थी। ये जमीन से रिलेटेड प्रणाली थी। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो भू राजस्व के क्षेत्र में टोडरमल ने ख्याति अर्जित की थी। इनमें से किस पर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? तो बंदोबस्त व्यवस्था मतलब कर व्यवस्था को, तो दहसाला, ठीक है, तो दहसाला व्यवस्था को ही बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। किसने इबादत खाने का निर्माण करवाया था? अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया था। पहले क्या हुआ था, अकबर ने जब इबादत खाने के निर्माण करवाया तो इसमें मुस्लिम सागर के नमाज पढ़ा करते थे। लेकिन 2-3 साल के बाद अकबर ने क्या किया, ये सभी धर्मों के लिए खोल दिया कि कोई से भी धर्म के लोग यहाँ आ सकते हैं, हिंदू धर्म के लोग आकर के यहाँ पे पूजा कर सकते हैं। लेकिन जैसे अकबर ने ये चीज अलाउ की तो वहां पर ना कोई हिंदू गया ना ही कोई मुस्लिम गया, तो इबादत खाना फिर एक तरह से बंद ही रहा। तो ये इबादत खाने के निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। कौन सा महल फतेहपुर सीकरी में नहीं है? ध्यान से देखिएगा, तो ये है अकबरी महल। कौन सा? अकबरी महल। फतेहपुर सीकरी जो है आगरा से लगभग 36 से 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। लेकिन अकबरी महल की बात करें तो अकबरी महल जो है वो आगरा किले में ही है। कहाँ? आगरा किला के अंदर ही है ये अकबरी महल। तो ये एक ऐसा यहाँ पर इमारत है जो कि फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। बाकी स्वर्ण महल, पंचमहल, जोधाबाई का महल, ये सारे ही फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न लेते हैं, सुलह कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो सुलह कुल का सिद्धांत जो था वो अकबर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, यानी सभी धर्मों को सम्मान करना, इस तरह का एक सिद्धांत बनाया था अकबर ने कि किसी भी धर्म की बेइज्जती नहीं करनी, सभी धर्म समान है, सभी धर्म की अच्छी बातें लोगों को सिखाई जाए। तो ये सुलह कुल का सिद्धांत जो था अकबर ने प्रतिपादित किया था। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो अकबर का मकबरा जो है वो सिकंदरा में है। ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है?
तो यहाँ पर दिया है शासक और मकबरा, ये हमेशा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। बात करें बाबर की, तो बाबर का हाँ मकबरा काबुल में भी है और आगरा में भी है। अकबर की बात करें सिकंदरा में है, अभी मैंने आपको बताया। जहांगीर की बात करें तो जहांगीर का लाहौर में है, सही है, शाहदरा लाहौर में है। और हुमायूं की बात करें तो आगरा नहीं, हुमायूं का जो है मकबरा वो दिल्ली में है। कहाँ? दिल्ली में है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हुमायूं का। अगला प्रश्न लेते हैं, 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है। तो महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया गया था और ये क्या कहलाता है? इसको रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अगर ये पूछा जाए कि रज्मनामा की रचना किसने की थी, तो देखिए इसमें मुख्य रूप से अगर देखें तो फैजी के नेतृत्व में कराया गया था और कई सारे और भी थे, 3-4। तो फैजी और मुख्यतः बदायूनी ने मिलकर के इसका किया था ट्रांसलेशन, महाभारत का ट्रांसलेशन किया था फारसी में और इसका नाम दिया गया था रज्मनामा। इसने अकबर की इच्छा अनुसार रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। तो रामायण को जो फारसी में अनुवाद किया था वो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो अकबर के दरबार में सबसे पहले कौन आया था? रॉल्फ फिंच आया था। कब आया था? क्या आया था? 1585 में। कब आया था? 1585 में आया था। तो अकबर से रिलेटेड अब सारे फैक्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो अकबर ने बैरम खान की मदद से पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में जीती थी और हेमू को हराया था। 1572 में गुजरात विजय के बाद फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। अकबर ने हरखाबाई, जिन्हें जोधाबाई की उपाधि दी गई थी, से निकाह किया था, जो कि राजपूत शासक भारमल की बेटी थी, कछवाहा शासक, याद रखिएगा। इबादत खाने की स्थापना अकबर ने करवाई। दीन इलाही की स्थापना 1582 में अकबर ने की थी और सबसे पहले और एकमात्र बीरबल थे जिन्होंने इसे अपनाया था। अकबर के नौरत्नों में टोडरमल, अबुल फजल, फैजी, बीरबल, तानसेन, अब्दुल रहीम खाने खाना, मुल्ला दो प्याजा, राजा मानसिंह, फकीर अजीउद्दीन शामिल थे। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी और अकबर का मकबरा आगरा के सिकंदरा में स्थित है। तो ये अकबर से रिलेटेड आपने रिवीजन भी कर लिया। अब पढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। किसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। किसके शासनकाल को? जहांगीर के शासनकाल को। जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। क्या था? सलीम था। और सलीम को अनारकली से प्यार हो जाता है, एक स्टोरी तो आपने सुनी ही होगी। और बाद में जहांगीर को उपाधि धारण करता है, यानी जहांगीर के नाम से ये शासक बनता है। दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? प्रश्न देख के आपको लग रहा था ओ माय गॉड व्हाट अ प्रश्न, ये किसने शुरू किया था? जहांगीर ने शुरू किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में जहांगीर के दरबार में पहले निम्नलिखित में से किसे भेजा था? तो जहांगीर के दरबार में सबसे पहले आया था विलियम हॉकिंस। कब आया था? 1608 में। हॉकिंस प्रेशर कुकर। प्रश्न नंबर 51 है, मुगल सम्राट जहांगीर ने किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? तो विलियम हॉकिंस आए थे और इन्हें ही जहांगीर ने क्या दी थी? इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस रो किस मुगल सम्राट के शासनकाल में भारत आया था? तो ये किस मुगल सम्राट के शासनकाल में आया था? जहांगीर के शासनकाल में। कब आया था? 1615 में आया था। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं है, क्योंकि ये कहाँ है? ये लाहौर में है। कहाँ है? लाहौर में है, शाहदरा में। कहाँ है? लाहौर में है। अकबर का मैंने आपको बताया ही था, सिकंदरा में है। और शाहजहां का ऑब्वियसली आगरा में है। हुमायूं का दिल्ली में है ना। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर थी? तो चित्रकला के मामले में अगर देखेंगे तो जहांगीर के शासनकाल में जो चित्रकला थी, ध्यान रखिएगा मैं एम्फेसिस कर रहा हूं, क्योंकि शाहजहां के काल में जो थी वो स्थापत्य कला के मामले में स्थापत्य कला पराकाष्ठा पे थी, लेकिन जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला पराकाष्ठा पर थी। किसने न्याय की जंजीर, जिसे जंजीर अदल कहा जाता था, लगवाई थी? तो जहांगीर था। जहांगीर ने क्या किया था? एक बड़ा सा घंटा बनाया था। क्या बनाया था? बड़ा सा घंटा बनाया था। ठीक है, इस तरह बना भी नहीं पा रहा, आर्ट नहीं अच्छी मेरी इतनी। ठीक है, और इसमें एक जंजीर लगाई थी, बड़ी सी जंजीर। और क्या किया था? महल में घंटा टांग दिया था और जंजीर जो थी एकदम गेट के बाहर टांग दी थी। और जहांगीर ने कहा था जिसको डायरेक्ट मुझसे न्याय चाहिए, मुझसे मिलना हो, किसी को न्याय चाहिए
सीधा आए जंजीर बजाए। तो जो कोई जंजीर बजाता था सीधा जहांगीर ने कहा था कि जो भी जंजीर बजाएगा उसे सीधा मेरे पास ले आना, कोई मीडिएटर नहीं होगा, कोई बीच में कुछ नहीं, सीधा मेरे पास आओ, मैं डायरेक्ट न्याय करूंगा। तो ये जहांगीर था और इसे बहुत न्यायप्रिय राजा माना जाता था। याद रखिएगा, जंजीरें अदल लगवाई थी जहांगीर ने, कई बार एग्जाम में पूछा गया। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो ये था मंसूर। कौन था? मंसूर था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि इस मुगल शासक ने सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा सुनाई थी? ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। याद रखिएगा, जहांगीर ने सिख धर्म के 5वें गुरु जो थे गुरु अर्जुन देव, उनको फांसी की सजा सुनाई थी। किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी थी? तो ये लिखी थी जहांगीर ने, तुजुके जहांगीरी। किस नाम से लिखी थी? तुजुके जहांगीरी के नाम से। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो ये नूरजहां ने बनवाया था। नूरजहां एतमादुद्दौला, दरअसल मैं आपको स्टोरी बता दूं तो ये एतमादुद्दौला तो एक उपाधि है, मिर्जा ग्यास बेग नाम था। मिर्जा ग्यास बेग ये एक खजांची थे, अकबर की एक रियासत के खजांची हुआ करते थे मिर्जा ग्यास बेग, और इन्हीं की बेटी थी नूरजहां। और नूरजहां की शादी हुई थी जहांगीर के साथ में, यानी जहांगीर की क्या थी? ये वाइफ थी, है ना, जहांगीर की ये वाइफ थी। और नूरजहां ने ही अपने पिता का यानी कि एतमादुद्दौला, एतमादुद्दौला दरअसल एक उपाधि दी गई थी मिर्जा ग्यास बेग को, इसलिए एतमादुद्दौला के नाम से फेमस हो गए थे। तो एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया था कहां? आगरा में। किसने? नूरजहां ने। एग्जाम में आ चुका है। अब हम जहांगीर से रिलेटेड सारे फैक्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं, 1605 से 1627 तक। 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दी थी? बार बार प्रश्न पूछा जाता है। जहांगीर यानी कि सलीम ने। ठीक है, जहांगीर ने 1611 में मेहरून निसा से शादी की थी और नूरजहां की उपाधि दी थी। अभी मैंने नूरजहां की बात की, इसके अलावा दो तीन शादियां और भी की थी। उसने न्याय के चाहने वालों के लिए आगरा किले में जंजीरे अदल की स्थापना की थी। कप्तान हॉकिंस और टॉमस रो इसकी शासनकाल में ही दौरा करने आए थे। और जहांगीर के काल में चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता था। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता था। प्रश्न नंबर 60 है, मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज महल थी कौन? शाहजहां की पत्नी थी और इन्हीं की याद में ताजमहल बनाया गया था। तो इनका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। प्रश्न नंबर 61 है, हिंदू और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है किसमें? ताजमहल में देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रश्न, याद रखिएगा। अच्छा, कभी कभी ये पूछा जाता है कि ताजमहल के वास्तुकार कौन थे, यानी आर्किटेक्ट कौन थे? तो वो थे कौन थे? अहमद लाहौरी करके इनका नाम था। याद रखिएगा, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, लाहौरी करके याद रखिएगा। ठीक है, इनका कुछ ऐसा नाम था लाहौरी करके। ठीक है, पूरा नाम अगर आपको याद आ रहा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। लाहौरी करके नाम था, इतना याद है मुझे लास्ट वाला। तो यही क्या थे? आर्किटेक्ट थे ताजमहल के। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। प्रश्न नंबर 63 है, किस मुगल बादशाह ने आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो ये शाहजहां ने ही करवाया था। हाँ, याद आ गया मुझे, उस्ताद अहमद लाहौरी नाम था। क्या नाम था? उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी नाम था। किसका नाम था? ये जो ताजमहल के आर्किटेक्ट थे, डिजाइनर थे, उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। और मोती मस्जिद कहाँ है? तो दो मोती मस्जिद है, याद रखिएगा। एक मोती मस्जिद है आगरा में। ठीक है, आगरा की मतलब मोती मस्जिद जो है वो है आगरा में। ठीक है, तो इसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। और एक है दिल्ली के लाल किले के अंदर। तो दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन दिल्ली के लाल किले के अंदर जो मोती मस्जिद है वो बनाई थी औरंगजेब ने। और एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 64 है, किस मुगल ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर ली थी? तो स्थानांतरित कर ली थी शाहजहां। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भले ही शाहजहां ने आगरा में ताजमहल बनवाया था, लेकिन इसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर ली थी। प्रश्न नंबर 65 है, किस मुगल ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था? तो शाहजहां ने ही दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था।
उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल शासक के शासनकाल में करवाया गया था? तो शाहजहां के शासनकाल में करवाया गया था उपनिषदों का अनुवाद। ऐसे उपनिषद हैं कितने? 108 उपनिषद होते हैं, उनमें से 52 का अनुवाद करवाया था शाहजहां ने, याद रखिएगा। और शाहजहां के शासनकाल में इनके शहजादे थे दारा शिकोह। देखिए शाहजहां की दरअसल 4 बेटे थे, तो आपको मेनली दारा शिकोह का नाम याद रखना है और औरंगजेब का नाम याद रखना है। तो इनके जो बेटे थे, बड़े बेटे, वो थे दारा शाह, दारा शिकोह। दारा शिकोह थोड़े हिंदुत्व की तरफ इंक्लाइंड थे, तो इन्होंने क्या किया था, उपनिषदों का अनुवाद किया था। किस नाम से? सिर्रे अकबर शीर्षक के तहत इन्होंने ये अनुवाद किया था। क्या नाम था? सिर्रे अकबर। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया। किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो दारा शिकोह जी के, जो कि इनके बड़े बेटे थे, उनको ये पदवी मिली थी शाह बुलंद इकबाल की, इनके पिताश्री के द्वारा। तो शाहजहां के 4 बेटे मैंने आपको बताए थे, बता देते हैं। औरंगजेब ये दूसरे नंबर का बेटा था, फिर दारा शिकोह सबसे पहला था, ठीक है, फिर शाह शुजा और मुराद बख्श थे। तो सबसे ज्यादा जो महत्वाकांक्षी था वो था औरंगजेब। ऐसा नहीं कि दारा शिकोह बेवकूफ था, दारा शिकोह भी काफी प्रतापी हुआ करता था, लेकिन फाइनली औरंगजेब ने दारा शिकोह को हराया था। वो वर्चस्व की लड़ाई होती है ना, वही हुई थी। तो सिर्रे अकबर के लेखक कौन है? अभी मैंने आपको बताया सिर्रे अकबर, ये दरअसल उपनिषदों का अनुवाद था, जो कि दारा शिकोह ने किया। किसने किया था? दारा शिकोह ने किया था। प्रश्न नंबर 69 है, किस इतिहासकार ने शाहजहां की शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? पूरे मुगल काल की बात हो रही है, तो ये किसने कहा है? तो ये कहा है A.L. श्रीवास्तव ने। A.L. श्रीवास्तव ने कहा कि पूरे मुगल काल का जो शासन, मतलब स्वर्ण युग था, वो किसे कहा गया? उस शाहजहां के शासनकाल को कहा था किसने? ये कहा था A.L. श्रीवास्तव ने। एग्जाम में आ चुका है ये प्रश्न। वैसे मैं आपको बताऊं, देखिए चित्रकला का स्वर्ण युग किसको कहते हैं? तो वो जहांगीर के शासनकाल को कहते हैं। किसके शासनकाल को? जहांगीर। हाँ, लेकिन अगर वास्तुकला का पूछा जाए, डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे प्रश्न आए हुए हैं कि वास्तुकला का स्वर्ण युग किसे कहते हैं, तो ये शाहजहां के शासनकाल को कहते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ओवरऑल पूरे मुगल काल में, मुगल काल के का स्वर्ण युग किसे कहा गया? तो शाहजहां के शासनकाल को कहा किसने? A.L. श्रीवास्तव ने। इतने पॉइंट याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 70 है, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किसने शाहजहां को उपहार स्वरूप दिया था? तो ये जो हीरा है ये किसने दिया था? आपको यहीं पर बता देता हूँ, मीर जुमला ने दिया था। आई थिंक कोई स्लाइड मिस हो गई है, मीर जुमला ने दिया था। तो ये मयूर सिंहासन का प्रसिद्ध, देखिए मैं आपको पहले थोड़ा सी स्टोरी बता देता हूँ। देखो कोहिनूर हीरा बहुत ही बहुमूल्य हीरा था। मीर जुमला एक क्या था? ये हीरो का व्यापारी हुआ करता था, और इसने शाहजहां से खुश होकर के शाहजहां को ये कोहिनूर हीरा भेंट किया था। और शाहजहां ने क्या करवाया था? एक मयूर सिंहासन बनवाया था। मयूर सिंहासन बनवाया था, जिसे तख्ते ताउस के नाम से जाना जाता था। और या फिर मयूर सिंहासन हम समझ गए ना, पीकॉक थ्रोन, ये बनवाया था शाहजहां ने। और इसी पीकॉक थ्रोन में जो मीर जुमला ने कोहिनूर हीरा दिया था, वो जड़वा दिया था, लगवा दिया था। ध्यान से सुनिएगा। मयूर सिंहासन क्या था? एक प्रसिद्ध रत्नमय सिंहासन था। इसमें क्या था? कोहिनूर हीरा लगा था, और ये मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो ये शाहजहां ने बनवाया था, और इसी में एक कोहिनूर हीरा लगा दिया था। ध्यान से सुनिएगा, बनवाया तो शाहजहां ने था भारत के अंदर, लेकिन भारत से इसको उठा ले गया था, लूट ले गया था। कौन? नादिर शाह। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया। दरअसल 1739 में ईरान के शाह नादिर शाह ने मुगल शहंशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो शाहजहां वगैरह तो मर चुके थे, तो ये उस वक्त जो शासन कर रहा था, वो कर रहा था रंगीला। इसके नाम से ही पता चल रहा है रंगीला है, इसका रंग हमेशा गीला रहता था, है ना। मतलब ये थोड़ा सा उस टाइप का आदमी था, आप समझ गए होंगे। दिल्ली पर शासन कर रहा था, और भाई साहब ये अपने मौज मस्ती में मगन रहते थे। ये बहुत रंगीले किस्म के आदमी थे। तो उतने टाइम आया नादिर शाह और कूटा पीटा, और ये उठा के लेके चला गया। क्योंकि तख्ते ताउस आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये था तख्ते ताउस। इसको उठा ले गया दिल्ली की लूट में, तख्ते ताउस को भी अपने साथ में ले गया था। बहुत बार प्रश्न पूछा गया कि ये जो तख्ते ताउस है इसको कौन ले गया था? तो ईरान के शाह थे नादिर शाह, यही ले गया था। प्रश्न नंबर
71 है, किस मुगल शासक ने बलबन द्वारा शुरू किया गया ईरानी दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ाया था, मैंने आपको बताया सिजदा और पैबोस प्रथा बलबन ने शुरू की थी, बताया था ना। और उस प्रथा को अब जाकर के शाहजहां ने खत्म कर दिया था, याद रखिएगा। कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय यानी 1636 से लेकर के 44 तक के दक्कन का गवर्नर रहा था? तो ये तो रहा था औरंगजेब। कौन रहा था? औरंगजेब रहा था। दक्कन का गवर्नर रहा था औरंगजेब। बनाया किसने था? इनके पिता श्री शाहजहां ने बनाया था, है ना, याद रखिएगा। किस मुगल बादशाह के काल को वास्तुकला का स्वर्णयुग कहा जाता है? मैंने आपको बताया था, शाहजहां के शासनकाल को वास्तुकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। तो शाहजहां से रिलेटेड सारी चीजें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1628 से 1658 तक का टाइम पीरियड रहा था शासनकाल का शाहजहां का। और उसके बाद जब 1658 में आते हैं तो इनका जो लड़का होता है ना औरंगजेब, इनको उठा करके जेल में बंद कर देता है, ठीक है, आगरा किले में बंद करता है। उसके बाद ये कहते हैं ऐसा है, हमको जो है ताजमहल के सामने जो है आगरा किला वहीं डाल दो यार, हम वहीं जो है ताजमहल देखते रहेंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी बीवी की याद में ताजमहल बनवाया था, अर्जुमंद बानो बेगम की याद में। ठीक है, शाहजहां के काल को वास्तुकला के स्वर्णयुग कहा जाता है। और शाहजहां ने आगरा के ताजमहल और दिल्ली की जामा मस्जिद भी बनवाई थी और कई सारी स्मारक भी बनवाए थे। शाहजहां की पसंदीदा बेगम थी अर्जुमंद बानो बेगम, और इन्हीं की याद में इन्होंने ताजमहल बना दिया था, आज भी प्रसिद्ध है, 7 अजूबों में से एक है। 22 साल लग गए थे ताजमहल को बनने में। शाहजहां ने मयूर सिंहासन भी बनाया था। अब पहुंचेंगे प्रश्न नंबर 74 पे, और औरंगजेब, ठीक है, मेन औरंगजेब पे आ चुके हैं। अच्छा, याद रखिएगा एक प्रश्न ये पूछा जाता है, मुगल काल में सबसे ज्यादा शासन किसने किया था? औरंगजेब ने 49 साल तक ये शासन किया था, और अकबर ने भी 49 साल तक शासन किया था। क्योंकि इस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ऑब्वियसली हम औरंगजेब की बात कर रहे हैं, तो इसने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था। एक तब करवाया था 1658 में, जब इसने अपने बाप को गद्दी से हटा दिया था, तो इसने तुरंत अपना राज्याभिषेक करवाया था। उसके बाद फिर इसने 1659 में अपना राज्याभिषेक करवाया था। काहे करवाया था? इसने अपने भाई दारा शिकोह का काम तमाम कर दिया था, उसके बाद इसने फिर से अपना राज्याभिषेक करवाया था। अगला प्रश्न है, 1658 में प्रसिद्ध धर्मत का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? धर्मत का युद्ध जो है वो औरंगजेब और इनके जो भाई साहब थे उनके बीच में लड़ा गया था। फाइनली औरंगजेब की जीत हुई थी और दारा शिकोह हार गया था। तो याद रखिएगा, धर्मत का जो युद्ध था 1658 में हुआ था, शाहजहां के 2 पुत्रों के बीच में, एक दारा शिकोह और औरंगजेब। मध्य प्रदेश में स्थित है ये धर्मत नाम का स्थान, यहीं पर ये युद्ध लड़ा गया था। वैसे दारा शिकोह का साथ जो था ना, वो जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने दिया था। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, किसने साथ दिया था? जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने। और युद्ध में जीता कौन था? औरंगजेब। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 76 है, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी महाराज ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये थे जय सिंह। कौन? जय सिंह। तो शिवाजी ने जो समझौता किया था वो जय सिंह के साथ में किया था। दरअसल जय सिंह जो था ये प्यादा किसका था? औरंगजेब का था, ऑब्वियसली। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो ये औरंगजेब, इसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। औरंगजेब ने दक्षिण के किन 2 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी? वे थे बीजापुर और गोलकुंडा। याद रखिएगा कब की थी? तो औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर पर और 87 में गोलकुंडा पर आधिपत्य स्थापित किया था। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 79 है, किस मुगल सम्राट ने सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी? ये औरंगजेब जो था ना, ये थोड़ा सा अजीब किस्म का आदमी थे। मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ। सबसे पहली चीज, ये बहुत बड़ा कट्टर मुस्लिम था। ठीक है, नहीं ये अजीब नहीं है, अजीब ये सबसे बड़ा कट्टर मुस्लिम था। और इसी के शासनकाल में सबसे ज्यादा हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति हुई थी। चलिए ये तो धार्मिक मामला है, चलिए छोड़ देते हैं इसके बारे में। एक खास बात मैं आपको बताता हूँ, इसने क्या किया, जो नृत्य वगैरह हुआ करते थे राज्य में वो खत्म किए, और जितने गाने बजाने वाले थे यानी कि वादक वगैरह, उनकी सबकी छुट्टी कर दी, कहा जाओ भैया घर जाओ अपने, है ना। ये मतलब कहता था ये सारी चीजें इस्लाम में हराम है, ये सब वादकों की छुट्टी कर दी, सबको भगा दिया। और ये खुद बहुत बड़ा वादक था, वीणा बजाने का बड़ा शौकीन था। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि ये औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो भाई साहब खुद वीणा बजाते थे और दूसरों को मना करते थे, भगा देते थे। तो ये हाल है। तो ये थे औरंगजेब, ठीक है। और कहते थे बहुत ही कट्टर आदमी थे।
ठीक, याद रखिएगा। किस मुगल शासक को पुनः जजिया कर किसने लगाया था? तो औरंगजेब ने ही लगाया था जजिया कर, फिर से इसने लगा दिया था। सबसे पहले किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, और उसके बाद फिर अकबर आया, अकबर ने खत्म कर दिया। उसके बाद ये जब औरंगजेब आया तो इसने फिर से लगा दिया था। तो 21 81 नंबर का प्रश्न है, किस मुगल शासक ने दिल्ली में बीबी का मकबरा बनवाया था? तो ये बीबी का जो मकबरा है ये औरंगजेब ने बनवाया था। ये अपनी बीवी की याद में बनवाया था। किसकी याद में? अपनी बीवी की याद में बनवाया था। आप देखेंगे ना, आपको देख के लगेगा भाई साहब ये तो ताजमहल है यार, है ना? एकदम वैसा ही है, ताजमहल की कॉपी बनवाई थी बीवी का मकबरा। तो याद रखिएगा, दिल्ली में बनवाई थी। अगला प्रश्न है कि इस इमारत को द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। देखिए, दो चीजें इसको कहते हैं। कभी कभी ताजमहल की नकल, कहीं कहीं प्रश्न पूछा गया ताजमहल की घटिया नकल किसको कहते हैं, और ऐसे भी पूछा गया द्वितीय ताजमहल किसे कहते हैं। तो ये है बीबी का मकबरा, राबिया उद दौरानी का मकबरा। ठीक है, ये बीबी याद रखिएगा, ये औरंगजेब की बीवी थी, नाम है राबिया उद दौरानी। और ये एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आया, इसलिए मैंने आपको ऐसे दिया। ये है ताजमहल और ये है बीबी का मकबरा। अब देखिए एकदम सेम टू सेम लग रहा है ना, तो ये घटिया नकल बोला जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? तो औरंगजेब की पुत्री कौन थी? मेहरुन्निसा थी। बाकी आप यहाँ पर देख रहे हैं रोशन आरा, जहां आरा, गौहर आरा, ये सब औरंगजेब की बहन थी। अब आप कहेंगे सर ये बहन बेटी के नाम क्यों बोल रहे हो? भाई एग्जाम में आया है, पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है 84, समर्थ रामदास किसके शासन काल से संबंधित है? तो औरंगजेब के शासन काल के दौरान समर्थ रामदास थे, बहुत महान संत थे। समर्थ रामदास महाराष्ट्र के काफी महान संत थे, और उस दौरान ये औरंगजेब शासन किया करता था जिस दौरान समर्थ रामदास थे। प्रश्न नंबर 85 है, किस मुगल शासक ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? मैंने आपको बताया भी था, औरंगजेब। याद रखिएगा, अगर आगरा की मोती मस्जिद की बात की जाए तो वो शाहजहां ने बनवाई थी, लेकिन अगर दिल्ली के लाल किले की मोती मस्जिद की बात की जाए तो वो किसने बनवाई थी? ऑब्वियसली औरंगजेब ने बनवाई थी। और ये दोनों ही प्रश्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 86 है, किस मुगल शासक ने सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को फांसी की सजा दी थी? ये औरंगजेब ने दी थी। किसने दी थी? औरंगजेब ने। दरअसल ये चाहता था कि नवे गुरु वो इस्लाम धर्म स्वीकार करें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था। ठीक है, और भी कई सारे रीजन थे। अगला प्रश्न पर बढ़ने से पहले औरंगजेब को हम एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, औरंगजेब को रिवाइज कर लेते हैं। औरंगजेब मुमताज और शाहजहां का बेटा था, और नवे गुरु गुरु तेग बहादुर को 1675 में फांसी की सजा दी थी। देखिए, मैं ये सारे पॉइंट्स एग्जाम में पूछे गए, इसलिए आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। दिल्ली में बीबी का मकबरा बनवाया था, ताजमहल की घटिया नकल कहते हैं इसको, और इसके अलावा लाल किले के भीतर मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। प्रश्न नंबर 87 है, किस मुगल शासक ने 1617 में तंबाकू का प्रयोग पर निषेध लगा दिया था? बहुत सारे लोग तंबाकू बहुत ज्यादा पीने लगे थे, समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तंबाकू जो है वो पुर्तगाली भारत में लेकर के आए थे, लोगों को बहुत बड़ी बुरी लत लग गई थी, तो जहांगीर ने बंदे करवा दी थी। ठीक है, तंबाकू बंद करवा दी थी। किस मुगल शासक ने शाहरुख नाम का चांदी का सिक्का चलवाया था? मुझे याद है, मैं खुद ही एक एग्जाम दे रहा था, उसमें ही ये प्रश्न आया था, और मैं भाई कंफ्यूज, ये शाहरुख खान का नाम का चांदी का सिक्का किसने चलवाया था? एट दैट टाइम मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया था, अभी मैं आपको दे देता हूँ। बाबर। ठीक है, ये एग्जाम में आ चुका है। बाबर ने चलवाया था शाहरुख नाम का चांदी का सिक्का। शाहरुख खान को याद रखो, और याद रखना शाहरुख के नाम से बाबर ने चांदी का सिक्का चलवाया था। प्रश्न नंबर 89 है, मुगल काल में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? तो मुगल काल में तांबे की सिक्के को दाम कहते थे। प्रश्न नंबर 90 है, दसवंत और बसावन किस मुगल शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो ये अकबर के दरबारी चित्रकार थे। प्रश्न नंबर 91 है, कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? वीणा। मैंने आपको बताया था इसी वीडियो में बताया, मतलब औरंगजेब वीणा बजाया करता था। याद रखिएगा, एग्जाम में आया हुआ है। अकबर के दरबारी प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? तो तानसेन का मकबरा जो है वो ग्वालियर में है। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबारी प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? मूल नाम था इनका रामतनु पांडे। प्रश्न नंबर 94 है, बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो लेडेन और रस्किन ने किया था। याद रखिएगा, एग्जाम में आया है तभी तो दिया है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95, किस मुगल शासक ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था शाहजहां ने। इसे तख्ते ताउस के नाम से भी जाना जाता है, पीकॉक थ्रोन भी बोलते हैं। तो ये शाहजहां ने करवाया था। प्रश्न नंबर 96 है, मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या हुआ करता था? तो प्रमुख स्रोत भू राजस्व था। प्रश्न नंबर 97 है, खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? खुसरो जहांगीर का पुत्र था। दरअसल खुसरो ही जो है वो शाहजहां है। कौन है? खुसरो ही क्या है? वो शाहजहां है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन का यात्री पीटर मुंडी किसके शासनकाल में आया था? तो ये शाहजहां के शासनकाल में आया था। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा था? तो ये पहले नाम था बाबर का जहीरुद्दीन मोहम्मद, और इसने बाबर की उपाधि धारण की थी, तो बाबर बन गया था जहीरुद्दीन बाबर। और ये है प्रश्न नंबर 100, मार दी हमने सेंचुरी। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर, इसको बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। ये अंतिम शासक था और 1857 तक शासन खत्म हो गया मुगल काल का। और बहादुर शाह जफर की मृत्यु दरअसल रंगून में हुई थी। अब एक प्रश्न आपको दे करके जा रहा हूं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि इस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।